नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. यूपीपीसीएस जीएस के तहत हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए शुरू करते हैं अपना 6th लेक्चर। इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे और एकदम रैपिड फायर राउंड होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड और इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। यह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। उस समय के हिसाब से, जिस समय ये क्वेश्चन बना होगा उस समय के लिहाज से ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है और यह जो है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। भारतीय कानून जितना भी है, भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो सब जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारण को देना होगा। यह पहले जो आपका कानून बना था उसमें यह प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में एक केस आया है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा है कि सूचना मांगे जाने के कारणों को भी देना होगा। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। तो यह कानून में दिया हुआ है और प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु का हो जाए तब तक, जो भी पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। यह भी सूचना का अधिकार कानून में प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है वो तो मतलब आज के प्रावधान के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये अब पहले के हिसाब से सही था, अब जो है ये सही नहीं है। ठीक है, द एप्लीकेंट हु रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मैंने बताया। रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये इसमें है। ईच इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज फर्स्ट। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। उस समय के हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो है मद्रास हाईकोर्ट ने यह बात कहा है कि सूचना मांगे जाने का कारण भी जो है वो बताना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप ऑप्शन चुन करके मारिएगा, यहाँ का ऑप्शन मत देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग बात करें लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला जो था, इसमें मतलब कि मैरिज से रिलेटेड ये कुछ था। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड मामला था कि एक पत्नी यदि है तो फिर कोई मर्द जो है वो दूसरी पत्नी रखने का दावा कर सकता है या नहीं कर सकता है यदि वो हिंदू है तो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मामला था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो ये जो है सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित नहीं है। यहां पर आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बनाम में है, तो चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम है तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ तो हो नहीं सकता, भारत संघ के साथ ही हो सकता है। तो नमित वर्मा बनाम भारत संघ जो मामला है यही यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। आगे देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय ने कहा है अपने महत्वपूर्ण फैसले में कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। मद्रास हाई कोर्ट हैज सेड इन इट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आरटीआई एप्लीकेंट मस्ट स्टेट द रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, तो यहां पर ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर 1976, 1980, 1983 एंड 1988। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा 1980 हो जाएगा और ये 25 अक्टूबर से ये जो है लागू हो गया था, इनेक्ट हो गया था ये एक्ट। ठीक है, 1980 में 25 अक्टूबर से, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है भारतीय संसद के सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है ये पूछ रहा है। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोकसभा लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि सार्वजनिक उपकरण समिति, और पिटीशन कमेटी यानी कि याचिका समिति। तो यहाँ पर यह आंसर याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति जो होती है यानी कि एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसमें 30 सदस्य मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा से जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें अनुपात कितना होता है? तो 2:1 का अनुपात होता है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है प्राक्कलन समिति में सदस्य चुने जाते हैं, तो 1 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो ये याद मत रखिए। 1 ईयर याद रखिए कि द टेन्यूर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इज 1 ईयर ओल्ड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? इन व्हाट प्रोपोर्शन आर द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ड्रॉन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा? तो अभी जस्ट मैंने बताया 2 और 1 के अनुपात में होता है, इन द रेशियो ऑफ 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। 3 and 1 नहीं होगा, 4 and 1 नहीं होगा, इक्वल मेंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 and 1 होगा आंसर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किसमें प्रस्तुत की जाती है, कहां प्रस्तुत की जाती है? द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज प्रेजेंटेड इन। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में भी देख चुके हैं। तो लोकसभा, राष्ट्रपति कार्यालय, वित्त मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में, यहाँ पर लोकसभा में पेश किया जाता है लोक लेखा समिति का रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि यह लोक लेखा समिति जो है वह लोकसभा से ही बनती है, लोकसभा के सदस्यों से ही बनती है, ठीक है। तो लोकसभा की समिति है, इसलिए लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये वित्तीय समिति है, ये भी याद रखिएगा, फाइनेंशियल कमिटी है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा की समिति है, मैंने पहले भी बताया। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो चूंकि लोकसभा की समिति है इसलिए लोकसभा के स्पीकर जो है वही मनोनीत करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 लिस्ट दिया हुआ है और उसमें से आपको चुनना है। पहला है लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति यहाँ पे होना चाहिए, या फिर लोकसभा समिति ही होना चाहिए, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम और विभागीय समितियां। और दूसरी सूची में दिया हुआ है तदर्थ समिति, स्टैंडिंग समिति, वित्तीय समिति और कार्यकारी समिति। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो चूंकि ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा अधूरा है, डी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मैच करके आपको बता दूं कि लोकसभा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति यहां पर होना चाहिए, लोकसभा समिति गलत दिया हुआ है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होना चाहिए, ये जो है आपका वित्तीय समिति है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें याचिका समिति तो ये कार्यकारी समिति है। फिर यदि हम बात करें स्टॉक बाजार स्कैम की तो ये जो है आपका तदर्थ समिति है। और ये विभागीय समिति जो है ये आपका स्टैंडिंग समिति है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा जो ऑप्शन है, सी जो ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, 3, 4, 1, 2 यही ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता। यहां पर नहीं शब्द पर गौर करना जरूरी है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट बी एसोसिएटेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी या फिर पब्लिक इंटरप्राइज कमिटी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो हम लोग जानते हैं कि लोक लेखा समिति जो है इसमें आपके मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से भी होते हैं। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और आपके 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो राज्यसभा को तो इसे संबद्ध किया ही जाएगा। आपका सार्वजनिक उद्यमों की समिति जो होती है इसमें भी आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें आपके राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए एस्टिमेट्स कमिटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके 30 मेंबर्स होते हैं और सभी लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमिटी इज मेड अप ऑफ द मेंबर्स ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें जो है आपके मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, कौन सी जो है फाइनेंशियल कमिटीज हैं इंडियन पार्लियामेंट की? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, ये तीनों ही जो कमिटी है ये वित्तीय समिति है, ठीक है। आपका पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो या एस्टिमेट कमिटी हो या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3 आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अबाउट पब्लिक वेंचर्स, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सार्वजनिक उद्यम से जुड़ी हुई समिति होती है। अबाउट गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, सरकारी आश्वासनों के बारे में, इससे जुड़ी समिति हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। बाकी असेसमेंट के बारे में, प्राक्कलन समिति यहाँ पर है आकलनों के बारे में, और आपका अबाउट द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में समिति जो है यह नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में यदि देखें तो यह समिति नहीं है। सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति है, ठीक है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी समिति है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं चारों ऑप्शन जब तक देख न लीजिए तब तक आंसर मत लगाइए। जैसे अभी मैंने गलती की थी कि बी को मैं सही बी को मान रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को कि ध्यान में रखिएगा ये चीज जब एग्जाम देने जाते हैं तब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त समिति में शामिल हैं। द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द 2G स्पेक्ट्रम इश्यूज इंक्लूड 15 मेंबर्स each from both houses, 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha, 18 members from Lok Sabha and 12 members from Rajya Sabha, 16 लोक सभा मेंबर और 14 राज्यसभा मेंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि 2:1 का रेशियो जनरली होता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में। तो यहाँ पर आपका 20 और 10 है, तो ये जो है आपका 2:1 में आपका रेशियो मिलता है। बाकी जो है आपका 15-15 तो ये तो 1:1 का हो गया, 18-12 तो ये हो गया 3:2 का, और ये हो गया आपका 16-14 तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, यह हो सकता है आंसर, और यही सही आंसर भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद के संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द 2G स्पेक्ट्रम केस? कौन थे अध्यक्ष? मुरली मनोहर जोशी, पीसी चाको, एबी वर्धन और सीताराम येचुरी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पीसी चाको हो जाएगा। वैसे ये सब क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाना चाहिए, ये पुराने क्वेश्चन हो चुके। 2G स्पेक्ट्रम का तो फैसला भी हो चुका है और उसमें किसी को सजा भी नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर। किसको पत्र लिख करके त्याग करेगा? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज रिनाउंसेज हिज पोस्ट, मतलब कि अपना जो पद त्याग करता है वो किसको लेटर लिख करके करता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो त्याग पत्र किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को ही लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ये त्याग पत्र अपना लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज 62 ईयर्स, 63 ईयर्स, 64 ईयर्स, 65 ईयर्स। आंसर क्या होगा? 65 ईयर्स होगा, ठीक है। 65 ईयर्स इसका आंसर होगा। लेकिन हाल ही में जस्टिस रमन्ना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 65 वर्ष जो है वो काफी कम आयु है, और पहले भी मांग होती रही है कि 65 वर्ष कर दिया जाए। किसका आयु? हाई कोर्ट के जजेज का, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी आयु जो है वो 68 ईयर्स कर दी जाए। वैसे अभी किया नहीं गया है, अभी जो है वो 65 ईयर्स की है, ठीक है। वैसे जस्टिस रमन्ना का ये स्टेटमेंट हाल ही में आया है अप्रैल के महीने में। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। हाउ इज द सैलरी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, वेतन आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, या मंत्री परिषद के द्वारा? द पे कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द लॉ कमीशन, द पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा, ये तय, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवोकेट। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ओनली सुप्रीम कोर्ट, केवल उच्च न्यायालय में, ओनली इन हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, एंड नॉट इन एनी कोर्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी न्यायालय में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उनको अलग अलग समितियों में दे दिया जाता है या फिर आयोग में उनको काम दिया जाता है, ठीक है, बुलाया जाता है, लेकिन किसी भी न्यायालय में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं यदि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब? जब जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, यदि बीमार हैं या फिर किसी कारण से ड्यूटी को डिस्चार्ज कर पाने में अक्षम है, तब राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट, इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, इन ऑल द एबव। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल भी मैंने बताया था, ये आर्टिकल क्या होता है ये आप जरा बताइएगा। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। एड हॉक जजेस क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूं, तो यहां नहीं बताऊंगा, आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको
जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या है? द बोर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच डील्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सम अदर सीनियर जजेज बिसाइड्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नंबर ऑफ जजेज हु आर मेंबर ऑफ द बोर्ड आर 3, 4, 5, 6। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, सीजेआई के अलावा 4 और जज होते हैं, वरिष्ठ जज। ठीक है, जो कि रिकमेंड करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्हाट्स विल द मिनिमम नंबर ऑफ जजेज टू हियर अ केस रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट? 10, 9, 7, 5। कम से कम जो होना चाहिए वो 5 जजेज का बेंच होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 जजेज का बेंच होता है। वैसे जनरली ऑड नंबर में ही रखा जाता है ताकि जो फैसला हो वो बहुमत से हो पाए। ठीक है, अगर मान लिया इवन नंबर रख दिया जाएगा, मान लिया 8 रख दिया गया, तो 4 जजेज का फैसला अगर आ गया, 4 का पक्ष में आ गया, 4 का विरुद्ध आ गया, तब वो निर्णय नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमेशा क्या रखा जाता है? ऑड ही रखा जाता है। ठीक है, तो 5, 7, 10, 11 ये रखा जाता है। अभी तक सबसे बड़ा बेंच जो बनाया गया है 13 जजेज का बेंच बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका केशवानंद भारती मामला, आप लोग जानते होंगे केशवानंद भारती मामला, ये सबसे प्रमुख मामला है, बहुत ही संवैधानिक ढांचे से जुड़ा हुआ है, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ मामला है 1973 का। और इसमें जो है आपका 13 जजेज का बेंच बैठाया गया था, जो कि सबसे बड़ा बेंच आज तक का है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इश्यू द ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द पब्लिक। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। यह गलत बात है। मूल अनन्य शक्ति नहीं, एक्सक्लूसिव पावर इसके पास नहीं है। हाई कोर्ट भी तो रिट जारी करती है ना और मूल अधिकारों की रक्षा करती है ना। तो एक्सक्लूसिव पावर का मतलब होता है कि केवल इसी के पास ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है हमारा मिल गया कि गलत है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ही हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स। ये सही है। आगे देख लेते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इट होल्ड्स द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और एनी फैक्ट इज स्पेसिफाइड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी सही है, सलाहकार का भी काम करता है और इसके पास अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो जुडिशियल रिव्यू तो होता ही है। ठीक है, तो ये बाकी जो तीनों है वो सही है, पहला जो है वही सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो पहला वाला जो था सबसे बड़ा खंडपीठ वो तो मैंने बता दिया कि आपका केशवानंद भारती मामला में। यहां पर गोलकनाथ मामला जो है यहां पर दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ बना था और ये जो बना था वो 11 जजेस का बना था। ठीक है, गोलकनाथ जो मामला था वो। अब गोलकनाथ मामले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह 1967 का मामला है। 1967 का मामला है गोलकनाथ का मामला। और हम लोगों ने देखा था कि 1973 का मामला था कौन सा? आपका 13 जजेज का बेंच बैठा था, वो था केशवानंद भारती मामला। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया आपको थोड़ा सा एडिशनल डिटेल भी देना जरूरी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी जस्ट मैंने एक लाइन बताया था, गोलकनाथ, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती और मेनका गांधी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस है केशवानंद भारती 1973 का। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो यहां पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कांसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड? इंदिरा सहनी सूट, द सूट ऑफ शंकरी प्रसाद, रुदल शाह सूट, नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी जस्ट बताया केशवानंद भारती मामला, तो यहां पर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के मूल प्रश्न से संबंधित एक मुकदमे पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूं, वैसे ही 5 होना चाहिए, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति
को जैसा उसमें उसे सबसे अच्छा लगे उसे तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड द बिलीफ दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ पर्सन टू आउटलाइन हिज लाइफ इन द वे ही थिंक्स बेस्ट। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और अजहर वर्सेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामला हो जाएगा। कब का मामला है अभी जस्ट मैंने बताया था, जरा कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक वाद विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अपीलेट jurisdiction of the Supreme Court is related to? Article 131, 132, read Article 132 including Article 134A, read Article 133 including आर्टिकल 134A। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 134A को आर्टिकल 132 से मिलाकर के पढ़ना। आर्टिकल 134 में क्या दिया हुआ है? 134A में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट जो है ना एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। यह जो दिया हुआ है यह आर्टिकल 134A में दिया हुआ है उस सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। और 132 जो है वो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तब जाकर के अपीलीय क्षेत्राधिकार जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का है वह सुनिश्चित होता है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओनली, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओनली, मतलब कि मूल अधिकार क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। और इसमें कंसल्टेटिव एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कि परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है इसमें जो है। और लास्ट है कि ओरिजिनल, अपीलेट और कंसल्टेंसी ज्यूरिसडिक्शन तीनों रखता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तीनों रखता है। मूल अधिकार, मूल तो क्षेत्राधिकार उसके पास है ही, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, अपील भी कर सकते हैं हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और परामर्श संबंधी भी जो है राष्ट्रपति को परामर्श देते ही है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारत में उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाएगी क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो? क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो आपका आर्टिकल 137 के तहत दिया जाता है, ठीक है। और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? ये लास्ट चांस होता है जब किसी का रिव्यू पिटीशन जो है, सबसे पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, अब उसके विरुद्ध जो है रिव्यू पिटीशन दिया जाएगा कि आप अपने जो निर्णय दिया है उसको रिव्यू कीजिए। अब रिव्यू पिटीशन भी जो अगर रिजेक्ट हो गया, ये भी अगर रिजेक्ट हो गया, तब जाकर के लास्ट उपाय बचता है ये क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। और क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हुआ तब कोई आपके पास उपाय नहीं बचता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा आर्टिकल 137 क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन और ऑर्डर गिवन बाय इट? तो यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 137 जो है आर्टिकल, ये रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन भी इसी के अंतर्गत आता है और रिव्यू पिटीशन भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 137। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहां पर दिया हुआ है सही है, यहां पर दिया हुआ है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है। अबाउट द रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हम लोग हिंदी वाला सही मान करके चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर पुनरावलोकन का अधिकार तो प्राप्त है, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, नहीं, गलत बात है। उच्चतम न्यायालय जो आदेश दिया है उसके पुनरावलोकन का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, ये सही है। मंत्रिमंडल को भी अधिकार नहीं है कि वो पुनरावलोकन करे, तो ये भी गलत है। और उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। तो आपका ये हिंदी वाला ही क्वेश्चन जो है वो सही है और इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ओके, कि बी कथन जो है वो सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आंसर भी बी ही दिया हुआ है, यानी कि हिंदी वाला क्वेश्चन ही सही था, ठीक है। चलिए नोट वहां से हटा लेंगे तो इंग्लिश वाला भी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। इन जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट हैज द फॉलोइंग पावर्स। क्या क्या पावर है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे, डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ अ लॉ और ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये अधिकार है। नेक्स्ट है निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। तो निचले न्यायालय के आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है, ये रिट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो है आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा गलत। निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाना, ये भी गलत है। विरुद्ध अपील सुनाना ही जो है न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं आता है, ठीक है। कानूनों के इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उसमें बनाने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है?
From this point of view, the laws have been compiled with the laid down procedure in testing them। ठीक है, तो ये जो है ये भी गलत है आपका। क्या हो जाएगा आपका, यदि कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना यह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बाय हुम इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज्ड इन इंडिया? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि ओनली थ्रू सुप्रीम कोर्ट, बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बाय ऑल कोर्ट्स, नीदर ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, कहां कहां प्रचलित है? जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन ओनली इंडिया, ओनली यूके, ओनली यूएसए, बोथ इंडिया एंड यूएसए। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से ही भारत में लिया गया है, तो यहाँ पर भारत और यूएसए दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो कथन दिया गया है, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है और दोनों के बारे में बताना है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है वो सीमित है। द फील्ड ऑफ जुडिशियल रिवीजन इन इंडिया इज लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ बोरोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कुछ उधार की भी वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारा प्रावधान जो है वो उधारी में लिया गया है हमारे यहाँ, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे जुडिशियल रिव्यू हो, सब है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है आर ए की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, मतलब कि गार्जियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंप्लाइड इन द प्रेसिडेंट, इन द लोकसभा, इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द कैबिनेट। किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की अभिभावक होती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी परामर्श के मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? कानूनी मामलों पर। हु हैज द राइट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द लीगल मैटर्स? हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा था तो यही देखा था। टू प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, टू एनी हाई कोर्ट, ऑल द अबव। तो कौन सुप्रीम कोर्ट से मतलब की सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया एक्सरसाइजेज द एडवाइजरी पावर दैट इट मे एडवाइज द प्रेसिडेंट इन लीगल और फैक्चुअल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बिल्कुल सही है। कैन एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, बिल्कुल गलत है। भारत सरकार को परामर्श नहीं देता है। कैन एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर इन लीगल मैटर, प्रधानमंत्री को भी नहीं देते हैं। कैन एडवाइज ऑल द अबव मेंशन्ड, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को परामर्श देती है सुप्रीम कोर्ट। आगे देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? जस्ट हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड द इनवायोलेबल फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32, 226, 227 एंड 245। तो हम लोग जानते हैं कि 32 जो है उसके द्वारा हाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। 226 के द्वारा हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है, और यहाँ पर हम लोग 227 की बात करें तो इसके द्वारा कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो अपने टेरिटरी में, हाई कोर्ट जो है वो अपने टेरिटरी में सुप्रीम होती है। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सब पर सुप्रीमेसी किसकी होती है? हाई कोर्ट की होती है। यह दिया गया है आर्टिकल 227 में। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो सही है, 245 सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन? 74, 56, 16 एंड 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 के द्वारा रिट जारी करता है और फिर जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है संवैधानिक उपचारों के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? तो ये उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा उस समय यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा। यहां पर यदि हम लोग देखें तो इसको इस तरीके से लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? ठीक है, ये लेकर के हम लोग चलते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़, M.A. खानविलकर, एल नागेश्वर राय और अशोक भूषण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा एल नागेश्वर राव। एल नागेश्वर राव हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? आई विल हैव ट्रू फेथ एंड ट्रू एलिजियंस
to the Constitution of India, will uphold the sovereignty and integrity of India, will discharge the duties of my office, will protect the Constitution and the law. It is sworn to the President of India, the Chief Justice of India, the Member of Parliament, the Governor. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार की शपथ लेते हैं, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो शपथ लिया जाता है उसका प्रारूप जो है वो कहाँ दिया हुआ है, ये जरा सा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया। ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा उस समय के हिसाब से। तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द प्रवासी आर्बिट्रेशन असेसमेंट एक्ट 1983 अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायोलेशन ऑफ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द सेंटर 355, 356, 256 एंड आर्टिकल 257। तो ये जो है उस समय का है। यहाँ पर आर्टिकल 355 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है, 355 में कहा गया है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एजिटेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यूनियन का जो कर्तव्य है कि स्टेट की मदद करे जब वहां पर एक्सटर्नल एजिटेशन हो या फिर आपका क्या हो, इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। तो उस समय यूनियन का कर्तव्य बन जाता है, केंद्र का कर्तव्य बन जाता है कि राज्य की मदद करे। ये आपका आर्टिकल 355 में दिया हुआ है और यही यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब रिकॉर्ड कोर्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है इसका आशय क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इट हैज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स डिसीजन, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। इट हैज द पावर टू पनिश दोज हु कंटेम्प्ट इट, ये जो है आपका वो विशेषाधिकार है। यहाँ पर ये मामला रिकॉर्ड कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो यह भी सही बात है, लेकिन इसका आशय अभिलेख न्यायालय से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया तो उस पर उसके विरुद्ध आप कहाँ किस कोर्ट में जाइएगा, सबसे सुप्रीम कोर्ट तो वही है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें या किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो रिकॉर्ड कोर्ट किस किस को माना जाता है, हाई कोर्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही आपका रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू चेंज इट्स डिसीजन। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू चेंज इट्स डिसीजन, ये गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ये भी गलत है कि केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पहला हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स केसेस इन न्यू दिल्ली जनरली बट इट कैन आल्सो हियर एट एनी अदर प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द जज ऑफ द हाईएस्ट जज डिसाइड्स दिस फ्रॉम मेजोरिटी विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट। मतलब कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पर यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से तय करे, संसद के अनुमोदन से या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं टीडीसैट है क्या। तो टीडीसैट का मतलब होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। टीडीएसएटी का ये फुल फॉर्म होता है। ओके, लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिख नहीं रहा हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसके खिलाफ जो है आपका ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है चुनौती, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके विरुद्ध जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। और ट्राई की यदि हम लोग बात करें तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी, ट्राई जो है उसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दिया है आपको। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनहित याचिका की सुनवाई। अच्छा, ये जो है आपका टीडीसैट जो है, टीडीसैट जो अभी हम लोगों ने देखा, टीडीसैट की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुई थी। सन 2000 में टीडीसैट की स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी।
द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज स्टार्टेड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल इनिशिएटिव, नाइदर ऑफ द अबव। संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है न्यायिक पहल के द्वारा शुरू किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। और PIL के जन्मदाता किसको कहा जाता है? जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है, PN भगवती। लेकिन इसके साथ एक और जस्टिस जो है वो भी एसोसिएटेड है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है VR कृष्णा अय्यर, VR कृष्णा अय्यर, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो PN भगवती या फिर VR कृष्णा अय्यर जो है वो जनहित याचिका से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेट 90s 80s में, मतलब कि 1980 के दौरान जो है यह काफी ज्यादा फेमस हुआ था। शुरुआत इसकी एक तरह से हुई थी बहुत तेजी में, ठीक है। और अब तो PIL बार बार डाला जाता है किसी भी मामले को लेकर के। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू, अभी जस्ट हमने बताया कि PIL से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2003 न्यायालय के निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय कौन सा है? द सितंबर 2003 कोर्ट डिसीजन डिस्टिंग्विश्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, दैट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और जो मामला था वो किसके बारे में था? तो विजय लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अदर्स, ठीक है। ये मामला 2003 का था, विजय लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अदर्स, ठीक है। और इसमें क्या था? मामला इस बारे में था कि जो वुमेन कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल कोई महिला बन सकती है या नहीं बन सकती है, इस पर मामला था कि महिला कॉलेज की प्रिंसिपल अगर केवल महिला ही बनती है तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन है, ठीक है। तो ये मामला गया था कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया गया था कि नहीं, अगर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल भी अगर महिला बनती है तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। और यही मामला लेडीज हॉस्टल के बारे में भी था कि लेडीज हॉस्टल की वार्डन जो है या फिर सुपरवाइजर यदि लेडी बनती है तो वो भी जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो यह था मामला। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द इंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1966, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ बिल मेड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा क्या होगी? इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 348 है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया था क्योंकि द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अबंडन्ड द ओरिजिनल स्कीम ऑफ प्रोविजंस फॉर इलेक्टेड गवर्नर्स बिकॉज दिस मींस इट्स सेकंड इलेक्शन। इसका तात्पर्य होता है इसका दूसरा निर्वाचन। इलेक्शंस आर फॉट ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, निर्वाचन जो है वो प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। इलेक्टेड गवर्नर कंसिडर्ड हिमसेल्फ आफ्टर चीफ मिनिस्टर, मतलब निर्वाचित राज्यपाल जो है वो अपने को मुख्यमंत्री के बाद सर्वोच्च मानने लगता। द गवर्नर हैड टू वर्क अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो यहां पर क्या है कि राज्यपाल के निर्वाचन का मामला क्यों छोड़ दिया गया? क्वेश्चन को समझिए कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 1, 2 और 3 जो है ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ओके। तो 2 जो सॉरी यहाँ पर जो 2 है इसके बारे में यदि देखें तो निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये जो है ये गलत है। बाकी तीनों सही है, 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, पहले जो मैंने बताया वो गलत था। निर्वाचन जो है प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं था। 1, 3 और 4 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली, टू सैक द चीफ मिनिस्टर, टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू रिटर्न अ बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, टू सीक कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। यहां पर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। फिफ्थ जो है वो नहीं होगा। सीक कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से क्यों ये राय लेगा? हाई कोर्ट से परामर्श जो है वो गवर्नर नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जरूर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह जरूर लेते हैं, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि किस मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मामला जो है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह की जरूरत नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट होकर के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन
administered the oath of office? President of India, Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of High Court, outgoing Governor of the respecting state। तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है वो राज्यपाल शपथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रिगार्डिंग द गवर्नर व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ये भी सही है। वह 5 वर्ष बाद तक पद पर रह सकते हैं। ही कैन स्टे इन द पोस्ट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर बाद हटा दीजिए, 5 वर्ष तक रह सकते हैं, ये सही है। इफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एक्सेप्ट्स द प्रपोजल टू रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट देन ही कैन बी रिलीज्ड इवन बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व मुक्त कर सकता है। बिल्कुल नहीं, व्यवस्थापिका से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नहीं पर ध्यान देना जरूरी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स द अचीवमेंट्स एंड अलाउंसेस पेएबल टू द गवर्नर शैल बी एट द विल ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की इच्छा से, एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, एज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री निर्णय लेंगे। इट विल बी एलोकेटेड अमंग दोज स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश अवधारित करें। तो यही जो ऑप्शन है डी ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंसेज? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 208 दिया हुआ है, 212 दिया हुआ है, 213 एंड 214। तो आंसर क्या हो जाएगा, 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 213। आप याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा था प्रेसिडेंट के संबंध में, यहाँ पर गवर्नर के संबंध में पूछा जा रहा था। प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, यहाँ पर राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो जाएगा। कितने दिनों के अंदर, 6 माह के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी जो है आपका कोड जो है वो सही से दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, और कौन सा सही उत्तर है यह चुनना है। ठीक है, तो अपॉइंट्स हिम एज प्रेसिडेंट, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है। सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों जो है आपका सही है, सभी चारों हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को की नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? सब उस समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान अनुच्छेद के तहत की जाती है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होता है वह किस आर्टिकल से रिलेटेड है? अंडर 155, 154, 155, 156। तो यहाँ पर गवर्नर से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, तो सबको याद होगा मेरे हिसाब से 155 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू यानी कि इनकॉरेक्ट कौन सा है ये बताना है आपको राज्यपाल के संदर्भ में। ही इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही राज्य की विधायिका में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत बात है। मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी को राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। तो यहाँ पर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, वह नहीं करते हैं, सही बात है। उसके आपातकाल शक्तियां नहीं है, आपातकाल की शक्ति उसके पास नहीं है, यह भी बात सही है कि आपातकाल की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो केवल एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, और यहाँ पर गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन और निष्कर्ष दिया गया है, उसके बारे में बताना है। तो कथन ए है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उसके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफ देयर फंक्शंस इन द कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड गवर्नर्स कैन बी रिमूव्ड फॉर द कमिटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी रीजन भी सही है। ठीक है, तो
पहला जो है दूसरा है, दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो नियुक्त करेगा उसी के प्रति उत्तरदायी होगा ना। टू हुम इज द गवर्नर रिस्पॉन्सिबल? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, असेंबली और चीफ मिनिस्टर। तो वह जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग कैन कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द विशेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गवर्नर, बिल्कुल सही है, गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इलेक्टोरल कमिश्नर, बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल गलत बात है। और स्पीकर, बिल्कुल गलत बात है। इलेक्टोरल कमीशन जो होते हैं उनका भी एक कार्यकाल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एक कार्यकाल होता है, स्पीकर का भी जो है 5 साल तक रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब भारत के संविधान में निम्न में से किनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर तो इंपीचमेंट होता ही है ना, अभियोग चलता ही है। अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल के विरुद्ध जो है आपका इंपीचमेंट नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध जो है वो होता है इंपीचमेंट, और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी जो है प्रस्ताव ला करके इनको हटाया जा सकता है। राज्यसभा जो है वो प्रस्ताव लाती है और इनको हटाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी? तो यूपी की बनी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कब बनी ये बताइएगा जरा मुझे कमेंट में, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, गवर्नर ऑफ राजस्थान हु वाज डिसमिस्ड? डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद और बलिराम भगत। ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? रघुकुल तिलक। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन यदि देखें, रघुकुल तिलक को हटाया गया था 1981 में। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक जो है वो बर्खास्त कर दिए गए थे। इन 1981 द गवर्नर ऑफ राजस्थान रघुकुल तिलक वाज सैक्ड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव योर आंसर्स एज गिवन बिलो। द गवर्नर डज नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट के जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी जो है गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है कि स्टेट लेजिस्लेचर के वो पार्ट होते हैं। ही इज द राइट टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल होता है, विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे हैव नो जुडिशियल पावर, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये गलत बात है, न्यायिक शक्ति उनके पास है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपका सही आंसर चुनना है। नीचे इसमें से 1 मिनट बोल रहा है 1 और 2 सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। दे हैव नो, ओ सॉरी, जुडिशियल राइट जो होता है, सॉरी यहाँ पर मैं गलत हूँ, जुडिशियल पावर जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है, कुछ मामलों में वो क्षमादान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुडिशियल पावर है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है आपका गलत हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट सही कौन कौन हो जाएगा? 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती मुझसे हो गया, माफ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप एन ऑर्डिनरी बिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 14 डेज। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 4 माह तक जो है वो रोक सकती है विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को, आम विधेयक को। ठीक है, आंसर 4 माह। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है। द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम लोगों ने केंद्र में देखा था कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो है धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति के, गलत बात है, ये तो संसद में होता है, केंद्र में होता है। मंत्रियों की विशेष समिति के संस्तुति के, ये भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बाद पेश किया जा सकता है, उसके बिना नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू पास अ रिजोल्यूशन टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? 168, 169, 170, 171। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? 169। 169 इज द राइट आंसर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो याद रखने होंगे। निम्नलिखित संविधान
के किस अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा आर्टिकल 169, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल बीन एस्टैब्लिश्ड? तो 169 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 169 के तहत अपनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जाता है ताकि हर तरीके से आप तैयार हो सके। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, ठीक है। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं किनके द्वारा? ग्रेजुएट्स के द्वारा। और 1/12 मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा, है ना। तो अब इन चारों को यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर यदि हम लोग चारों को जोड़ें, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, यदि हम लोग ये जोड़ करके देखें तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 4 4 8, तो 10/12 हो गया। और टोटल कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर कितना बच गया? 2/12 बच गया, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि 12/12 होना चाहिए। तो 2/12 बच गया, यानी कि 1/6 बच गया, यानी कि 1/6 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं यदि याद ना हो तो। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी एलिमिनेटेड? लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परमानेंट होता है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है यदि राज्य की विधायिका चाहे तो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग states is an exception to the provision of Article 170 which states that the constitution of a state legislative assembly shall not consist of 60 working members, less than 60 working members। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तरांचल। तो इसमें जो है सिक्किम जो है उसमें आपका जो लोकसभा की सीट है वह 60 से कम है, ठीक है। कितनी है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सिक्किम में 60 से कम सदस्य हैं, तो ये जो है आपका एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? मतलब हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गलत है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो एमएलए का भी चुनाव कराती है, ये सही है। ये भी गलत है, स्टेट गवर्नर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाल ही में यूपी का विधानसभा चुनाव है, कौन चुनाव कराता है? चुनाव आयोग ही तो कराता है। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का भी निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट? गवर्नर, असेंबली स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो जाएगा वो राज्यपाल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। इवन आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली द स्पीकर रिमेन्स इन इट्स पोस्ट अंटिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली फॉर्म्ड आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली अंटिल द न्यू चेयरमैन इज इलेक्टेड, गलत है। एज लॉन्ग एज ही वांट्स, गलत है। जब तक चाहे तब तक तो रह ही नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? विधानसभा के विघटन के बाद नई गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ सेक्रेटरी, द स्टेट असेंबली। राज्य विधानसभा के द्वारा वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाएगा एमएलए या फिर एमएलसी के, ठीक है, एमएलए का, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रस्तावित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज्ड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स फॉर एंट्री इनटू जॉब्स एंड एजुकेशन? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका। क्या हो जाएगा आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वेयर कॉमन सिविल कोड इज एप्लीकेबल? तो जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद जरूर रखिएगा। केवल एक ही मात्र स्टेट है गोवा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसको कहा जाता है। आर्टिकल कौन सा है डीपीएसपी के तहत, ये जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोज में।
वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? हाउ मेनी रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन ईयर 1956? 5, 10, 15, 18। तो अभी कितने में है? अभी 6 में है टोटल। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब से अलग हो गए हैं तब से 6 हो गए हैं। तो जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था 1956 में, तब कितने होंगे? 5 होंगे, सीधी सी बात है। अब कौन कौन से स्टेट है ये मैं बता चुका हूं, वैसे मैं बता दूं फिर से, बिहार, झारखंड, सॉरी बिहार और यूपी, बिहार और यूपी बॉर्डर टच करते हैं, एक साथ हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना याद रखिएगा। तो ये तीनों आप ये जो है जोड़ी बना करके याद रखिए, क्योंकि आपस में सटे हुए हैं, बिहार और यूपी आपस में सटे हुए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका आपका दक्कन में है, याद रखिएगा, और एपी और तेलंगाना ये भी तो दोनों बाउंड्री टच करते हैं। तो ये जोड़ी बना करके याद रखिएगा, तो आपका याद हो जाएगा। टोटल 6 हैं, उस समय कितने थे? टोटल 5 थे, जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब चीफ मिनिस्टर तो रह नहीं गए, प्रशासक रह गए, तो इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं। वैसे कितना होता था? 5 साल ही होता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलहाल नहीं है, बाद में तो मुख्यमंत्री होंगे वहां पर भी। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज चेंज फ्रॉम सदर रियासत टू गवर्नर इन 1965। किसके द्वारा? रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के रिजोल्यूशन द्वारा, गलत है। एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कार्यकारी आदेश के द्वारा, गलत है। द 6th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और लास्ट है आर्टिकल 371 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6ठे संशोधन के द्वारा, जम्मू कश्मीर और राज्य के विधानसभा में संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि से की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य में आकस्मिक निधि यानी कि जो आपका फंड होता है, स्टेट कंटिजेंसी फंड, उसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कौन कर सकता है? तो किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य का मामला है तो राज्य का विधानमंडल जो है वही करेगा इसकी स्थापना, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, इनकरेक्ट क्या है ये चुनना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? द सेकंड अपील इज अंडर द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। द हाई कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये गलत है। और द हाई कोर्ट कैन एक्सेप्ट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू पब्लिसिज्म, मतलब कि उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, और आपका जो पहला है वो भी सही है। तो क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, केवल ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत स्टेटमेंट चुनना बताया गया था क्वेश्चन में। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि परमादेश जो है वो किन किन अधिकारों के लिए कर सकता है उच्च न्यायालय? द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यू द मैंडेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट, ऑल द अबव। मतलब संवैधानिक अधिकार का हनन हो, संविधिक अधिकार का हनन हो, मौलिक अधिकार का हनन हो, तीनों ही स्थिति में परमादेश जो है वो हाई कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी अधिकार, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2013? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कौन कौन सा? 2 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 4, मेघालय और मिजोरम में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉल अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये जो है आपका आता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये जो है आपका दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है ये कमेंट में बताइएगा। इसी वीडियो में पहले भी बताया हूं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं होगा, ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों से संरक्षण। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नॉट वर्ड पर आपको ध्यान देना है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसल्टिंग
ज्यूरिसडिक्शन यानी कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के संबंध में पूछा जा रहा है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है इसका नहीं आता है, ठीक है, और नहीं वाला ही पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अ रिट ऑफ इंड्यूसमेंट इज इश्यूड बाय अ हाईली एम्पावर्ड कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ही शुड ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए पार्टिकुलर केस फॉर रिव्यू। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यही तो मतलब होता है उत्प्रेषण रिट का, है ना। तो ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले में विशेष में अग्रतः कार्रवाई रोक दे। सबऑर्डिनेट कोर्ट शुड स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन द पर्टिकुलर केस, ये गलत चीज है। नेक्स्ट है, एक अधिकारी को कि वह पद अधिकारी को तो जारी होता नहीं है, तो ये भी जो है गलत है। और अ पब्लिक अथॉरिटी हैज टू प्रोड्यूस अ होस्टेज, ये भी गलत बात है, ये तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हैबियस कॉर्पस होता है, डी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किसमें की गई है। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन अंडर आर्टिकल 168 टू 171, 268 टू 281, 278 टू 291, 289 टू 295। आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, किस चीज पर निर्भर है। सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑन ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, ऑन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ऑन डिवाइस सेटअप फॉर कन्वर्सेशन। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसमें से चारों पर ये जो है आधारित है, ठीक है, चारों पर निर्भर है, तो इसलिए सब हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन भी होगा। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है। फेडरल पॉलिटी इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो ये चारों जो है वो संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने टर्म समझाए, एक्स्ट्रा फैक्ट समझाए, वो भी आपने समझा होगा। तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट से हमें जो भी हमने किया है, गलत किया है, सही किया है, उसका पता चलता रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।